हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने हमारे कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी थी, जहां हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। अब आज का हमारा वीडियो हमारे मुख्य सब्जेक्ट को या विषय वस्तु को समझने के लिए हमने रखा है। सबसे पहला मतलब सिलेबस के अंदर आपकी इकाई 1 में जो पहला घटक था कि जहां हमने व्यक्तित्व के आधारभूत घटक क्या होने हैं इसका अध्ययन करना है, तो व्यक्तित्व के आधारभूत घटक या बेसिक ऑफ पर्सनैलिटी जिसको हम बोलेंगे, इसके तहत आने वाले सभी बातों का या सभी घटकों का अध्ययन हमने आज इस वीडियो में करना है। तो शुरुआत हम हमारे सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के आधारभूत जो तत्व है, घटक है, इनके अध्ययन से करनी है। तो उस तत्व के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है इसका सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है, संकल्पना क्या है, इसका हमने अध्ययन करना है। उसके बाद व्यक्तित्व की विभिन्न तत्वज्ञों ने जो परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं को भी हमें यहाँ पे समझना है, विश्लेषित करना है, ताकि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व की संकल्पना निर्धारण की जो एक बात हम करते हैं, तो वो संकल्पना निर्धारण के आधार घटक क्या है, आधारशिला क्या है, किन गुणों के आधार पे, किन जो नैसर्गिक गुण हो सकते हैं, जो प्रभावशाली गुण हो सकते हैं, या किसी को आकर्षित करने के ऐसे कोई घटक हो सकते हैं जिनके आधार पे एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो फिर उन घटकों का भी हमें अध्ययन करना होगा, और उन घटकों का अध्ययन हम सबसे पहले परिभाषाओं के रूप में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व के विशेषक क्या क्या होते हैं। माने एक व्यक्तित्व को अगर या किसी व्यक्तित्व का निखार हमें करना है, उसे बहुत अच्छा व्यक्तित्व बोल के अगर हमें प्रदर्शित करना है, तो उसके पास कौन कौन से विशेषक होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसको फिर अलग अलग 6 प्रकारों में यहाँ पर विभाजित करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तित्व के आधारभूत तत्वों में व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है, मतलब कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो व्यक्तित्व यह एक लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, मतलब व्यक्तित्व शब्द का उगम कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा के अंदर एक पर्सोना शब्द आता है, और उस पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। जो अलग अलग मुखौटे, अलग अलग चोले हम देखते हैं कि किसी और का, मतलब अगर कोई एक पात्र आपको निभाना है, कोई एक किरदार आपको निभाना है किसी नाट्य में, किसी नाटक में, तो उस किरदार को निभाने के लिए आप व्यक्ति विशेष का मुखौटा धारण करते हो, उस व्यक्ति विशेष के पात्र में घुस जाते हो, और उस व्यक्ति विशेष की वहां पे जो छवि है उसको दिखाने की कोशिश करते हो। तो जैसा हम कोई एक व्यक्ति विशेष को दर्शाने के लिए, किसी पात्र को निभाने के लिए, किरदार को निभाने के लिए जैसा मुखौटा पहनते हैं, उस पात्र में घुस जाते हैं, वैसा ही व्यक्तित्व के संदर्भ में यहाँ पे पर्सोना या मुखौटा शब्द प्रयोग किया जाता है। अब यह शब्द प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लोगों के कई अलग अलग रूप होते हैं। जैसे उनको कहीं किसी के साथ अगर कोई काम अच्छे से करवा लेना है, तो उनका बर्ताव का तरीका और होता है। अगर उनको कहीं किसी के साथ नहीं पड़ रही है, तो वो नकारात्मक भाव से वहां पे क्रोध लेके भी या क्रोध के साथ, गुस्से के साथ भी बर्ताव कर सकता है। ऐसे स्वरूप में परिस्थिति जन्य मुखौटे इंसान रोज बदलता रहता है, इसीलिए व्यक्तित्व की संकल्पना पर्सोना माने मुखौटा इस शब्द से आई हुई है। अब व्यक्तित्व की अवधारणा को समझने के बाद, मतलब यह जानकारी लेने के बाद, अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या क्या है, या किन शास्त्रज्ञों ने या विशेषज्ञों ने व्यक्तित्व को यहाँ पे परिभाषित करने का साहस किया हुआ है। व्यक्तित्व की परिभाषा में सबसे पहली अगर हम लिप्टन की परिभाषा देखें, तो व्यक्तित्व यह व्यक्तित्व तथा व्यक्ति से संबंधित सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं
एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप होता है। अब व्यक्तित्व को लिप्टन ने क्या कहा कि वो मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का स्वरूप माना गया है, एकीकरण किया गया, एक स्थान माना गया है जिसको हम व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। उसके बाद अगर गार्डन आलपोर्ट की परिभाषा हम देखें तो वे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति स्वयं के और उसके अंदर के मनोशारीरिक तंत्रों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अनुसार उसका सुसमायोजन करवाता है। अभी अभी मैंने आपको कहा था कि जैसी परिस्थिति है, परिस्थिति जन्य स्वरूप हम ले लेते हैं कि अगर कहीं हमें क्रोध व्यतीत दिखाना है, प्रस्तुत करना है कि हमें इस चीज से बहुत बुरा लगा है तो हम वहाँ पे अपना क्रोध दिखा सकते हैं, अपनी जो चोटिल भावना है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। कहीं अगर आप बहुत खुश हो तो वहाँ पे अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। तो ऐसा जो परिस्थिति जन्य स्वरूप होता है उसमें अपने आप को यानी कि व्यक्तित्व को सुसमायोजित कर लेने के लिए जिन घटकों का आधार लिया जाता है उन घटकों को हम कहते हैं कि उसमें शारीरिक तंत्रों का वापर किया जाता है, मनोवैज्ञानिक सभी बातों का उसमें अंतर्भाव होता है और इन सभी का एक सुसंगठित स्वरूप कहलाता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। उसके बाद अगर हम वॉटसन की परिभाषा को देखेंगे तो उनका कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व होता है। ये बहुत ही छोटी परिभाषा, हमने जो इसके पहले 2 परिभाषाएं देखी उसकी तुलना में छोटी परिभाषा जरूर आपको शब्द के रूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसकी जो व्याप्ति है, इसका जो गर्भ घटक है वो बहुत ज्यादा डीप में उन्होंने कहा है कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम जो कुछ करते हैं वे हमारे व्यक्तित्व की संकल्पना में आता है। उसके बाद मे एवं हॉटसन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है और दूसरों को उसकी ओर प्रभावित करता है। मतलब हमारे बर्ताव से लोग हमारी ओर प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपका बहुत मिलनसार स्वभाव है, आप सबको बहुत मदद करने के लिए तत्पर रहते हो और ऐसे परिस्थिति में अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई मतलब वहाँ पे समस्या निर्माण हो गई तो आपका स्वभाव तो मदद करने वाला है, इसीलिए वो आपके ओर आएगा ही आएगा। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व दूसरों को आपकी ओर प्रभावित करता है। दूसरा, इससे भी ज्यादा हम क्या बोलेंगे कि आपकी एक समाज में छवि निर्माण होती है, आपकी एक आभा निर्माण होती है जिसमें आप यह बता सकते हैं कि आपके किसी विशेष गुण के कारण आपके व्यक्तित्व को वहां पहचान मिली है। तो मे और हॉटसन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का एक ऐसा स्वरूप होता है जो उसे खुद प्रभावशाली बनाता ही बनाता है और दूसरों को भी उसके और प्रभावित करने के लिए मददगार साबित होता है। अब अगर हमने जो यहाँ पे मैंने आपको 4 परिभाषाएं विश्लेषित की, इन 4 परिभाषाओं के आधार पे अगर हम व्यक्तित्व क्या है इसका निष्कर्ष निकालना चाहे तो व्यक्तित्व वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है। तो फिर क्या है? तो व्यक्तित्व वह है जो हम समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। यह व्यक्तित्व की यहाँ पे पहचान बताई गई है। उसके बाद हम बोलते हैं व्यक्तित्व गतिशील होता है। गतिशील होता है मतलब कैसा कि जैसी जिस समय की मांग है उस समय के मांग के अनुसार व्यक्तित्व में बदलाव किए जाते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व मनुष्य के बाह्य रूप एवं उसके अंतर्निहित गुणों का सम्मिलित स्वरूप होता है। सबसे पहले शुरुआत जो की थी कि जैसा बाहरी दिखता है केवल वही व्यक्तित्व होता है क्या? नहीं। तो व्यक्तित्व बाहरी तथा अंतर्निहित गुणों का एक सम्मिलित स्वरूप माना गया है। व्यक्तित्व गतिशील है और व्यक्तित्व इंसान को खुद की छवि बनाने का, खुद को प्रदर्शित करने का, यानी कि खुद के विचार व्यक्त करने का, खुद की गुण विशेषण को वहाँ पे प्रस्तुत करने का एक स्रोत माना जाता है। तो यहाँ हमने अभी व्यक्तित्व की विभिन्न
परिभाषाओं का भी अध्ययन किया। अब जो व्यक्तित्व के परिभाषाओं में आपको छोटे पैमाने पे समझ आया है कि किन विशेषकों के आधार पे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो अब हमें वो संपूर्ण रूप में यहाँ विशेषकों के रूप में उसका अध्ययन करना है कि व्यक्तित्व के विशेषक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व का विशेषक है शारीरिक विशेषक, मतलब कोई ऐसी शारीरिक विशेषण के कारण आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है, वो सबके सामने, मतलब आपको उस रूप के कारण, उसको आपकी उस विशेषता के कारण पहचाना जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से, या अगर मान के चलिए कि जिस व्यक्ति के पास अंतर्गत, मतलब उस व्यक्ति का आंतरिक मन के साथ साथ उसके पास शारीरिक सौंदर्य भी है, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि अपने सर के बाल से लेकर तो पांव तक का आपका अलग अलग गुण विशेषण के, किसी के नाखून लंबे होते हैं तो किसी की आंखें सुंदर होती है, ऐसा कई बार आपने वर्णन करते हुए सुना होगा। तो जब ऐसा शारीरिक सौंदर्य के आधार पे उस व्यक्ति का, मतलब उस व्यक्ति के गुणों को, उसके व्यक्तित्व को हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसका, उस व्यक्ति के लिए उसका व्यक्तित्व जो वहाँ प्रस्तुत हो रहा है वो शारीरिक विशेषक के आधार पर प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा हम यहाँ कहते हैं। उसके बाद जो विशेषक है वो है बौद्धिक विशेषक। अब बौद्धिक विशेषक महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इसके अंतर्गत उस व्यक्ति की योग्यता, कल्पना, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, उसकी समस्या समाधान करने की जो उसकी निर्णयात्मकता है, बुद्धिमत्ता है, उसकी बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से समायोजन करने की जो शक्ति है, इन सभी के आधार पे हम बौद्धिक विशेषक, उस व्यक्ति के पास जो व्यक्तित्व है वो बौद्धिक विशेषक के आधार का व्यक्तित्व है, ऐसा परिभाषित करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपकी कक्षा में जो सबसे ज्यादा आपने के टीचर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तुरंत दे देता है, जटिल से जटिल सवाल क्यों न पूछा जाए लेकिन फिर भी वह छात्र अगर बिल्कुल सही जवाब देता है और सबसे पहले जवाब देता है, तो ऐसे छात्र की ओर सभी बाकी के जो छात्र होते हैं वो प्रभावित रहते हैं उससे, उसके साथ काम, मतलब उसके साथ पढ़ने के लिए वो हमारे साथ रहना चाहिए, ऐसे सबके मन में भाव होता है। उसी के साथ साथ अगर हम बोले कि जो हमारे पाठशाला में भी या हमारे महाविद्यालय में भी जो ऐसा शिक्षक होगा जो सबसे पहली आपकी समस्याओं को छुड़ाने के लिए तत्पर रहता है, आपकी वो अध्ययन विषयक समस्या है, चाहे आपकी कोई भी समस्या है, अगर आपकी समस्याओं का छुटकारा वो जल्द से जल्द पाने में आपकी मदद करता है, तो आप उनकी ओर आकर्षित होते हो, प्रभावित होते हो। तो यहाँ किस चीज का प्रयोग वो शिक्षक कर रहा है या वो बुद्धिमान छात्र कर रहा है, तो अपने बुद्धि का, अपनी कल्पना शक्ति का, विचार शक्ति का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है, तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब एकंदरित हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि बौद्धिकता के या बौद्धिक गुणों के आधार पे उस हमारे उदाहरण में जो शिक्षक आया है या जो छात्र आया है उसके पास जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व उसका बौद्धिक विशेषक के द्वारा निखरा हुआ व्यक्तित्व माना जाता है। तो यहाँ दूसरा हमारा जो विशेषक है, व्यक्तित्व के जो विशेषक हम देख रहे हैं उसमें दूसरा विशेषक हमने देखा बौद्धिक विशेषक। अब इसके बाद तीसरे विशेषक की ओर बढ़ते हैं जो है सामाजिक विशेषक। तो आप एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में समाज में जहां आप रह रहे हो, आपके आजू बाजू में जो वातावरण है, जो परिस्थितियां है, उसे हम समाज कहते हैं। तो जब हमारे इर्द गिर्द की परिस्थिति हमारे लिए प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उन दोनों परिस्थितियों में, अनुकूल माने आपके लिए अच्छी और प्रतिकूल माने खराब, तो ऐसे दोनों परिस्थितियों में आप वहां पे अडिग रहते हो और आपका समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो करते जाते हो, और समाज में आपका बर्ताव कैसा है, समाज में आपके इर्द गिर्द रहने वाले, हमारा सिर्फ हमारा परिवार है क्या समाज के अंदर? नहीं, पड़ोसी, आपकी कार्यस्थली, आपकी शिक्षा स्थली, ऐसे अलग अलग जगहों का अंतर्भाव समाज में होता है। तो समाज में होने वाले हर तबके का, हर घटक का, हर जगह में आपका बर्ताव लोगों के
साथ कैसा है और कितना मिलजुल कर आप लोगों के बीच रह पाते हो और समाज के अन्य लोगों को किस दृष्टि से देखते हो, समाज के अन्य घटकों को देखने की आपकी दृष्टि कैसी है, समाज में आपका स्थान निर्माण करने के लिए आप कुछ क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा अलग काम कर रहे हो या आपका स्थान निर्माण करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक देयता के रूप में, दायित्व के रूप में आप वहाँ पे क्या करते हो ये भी देखा जाता है। और सामाजिक मामलों में सलाह का महत्व अगर मानकर, मतलब सामाजिक जो दौर चल रहा है, जिस दौर में सामाजिक उथल पुथल बहुत ज्यादा होती हुई आज के परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप किस प्रकार अपने व्यक्तित्व को वहां पे प्रदर्शित करते हो, इसका मुआयना लेके अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से सकारात्मक साबित होते हो तो आपके पास सामाजिक विशेषक है और आपका व्यक्तित्व सामाजिक विशेषक के आधार पर निखरा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद जो चौथा विशेषक है वो है संवेगात्मक विशेषक। अब ये जो संवेगात्मक विशेषक है तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेशनल डिस्क्रिमिनेटिव। मतलब अब संवेगात्मक का आपको अर्थ समझ आया होगा, बाकी सभी चीजें आपको हिंदी में समझ आएगी, बट ये थोड़ा जटिल शब्द है करके इसका मैंने आपको अंग्रेजी उच्चार भी बताया कि इसको सेंसेशनल डिस्क्रिमिनेटिव कहते हैं। तो संवेगात्मक इस शब्द का सबसे पहले अर्थ हम जानेंगे। संवेगात्मक में आते हैं 14 अलग अलग गुण या संवेग, गुण कहने से ज्यादा हम उसको संवेग कहेंगे। मतलब और ये जो 14 संवेगों का निर्माण है ये मैकडूगल ने किया है और इनके अनुसार इन 14 संवेगों को 2 विभागों में विभाजित किया है। पहला है सकारात्मक या स्वीकारात्मक विभाग और दूसरा है नकारात्मक विभाग। तो सकारात्मक विभाग में क्या क्या आएगा या स्वीकारात्मक संवेग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें रचनात्मकता, हास्य, करुणा, स्वाभिमान, सामाजिकता की भावना आदि का अंतर्भाव होता है। मतलब स्वीकारात्मक इसमें हम हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक बाजू से सोचने के लिए खुद को अडिग रखते हैं, सकारात्मक रूप से हर चीज को देखते हैं, हंसते रहते मतलब हास्य रहता है, करुणा मन में होती है, स्वाभिमान होता है, रचनात्मकता होती है मतलब क्रिएटिविटी आप में होती है और हर परिस्थिति का आधार लेके कुछ अच्छा करने की चाह मन में होती है। वहीं अगर इससे विपरीत हम सोचे मतलब नकारात्मकता की अगर बात करें तो वहां पे आपको क्रोध दिखाई पड़ेगा, भय दिखाई पड़ेगा, घृणा दिखेगी, आत्महीनता दिखेगी, मतलब खुद में ही हमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, ऐसी आत्महीनता की भाव आपको दिखाई पड़ेगा। निषेधात्मक क्रियाएं करते हुए आप नजर आएंगे। कोई भी काम अगर करने कहा जा रहा है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, हमें ही क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी सब नकारात्मकता की भावनाओं से ओतप्रोत आपका वहां पे व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। तो इसीलिए संवेगात्मक विशेषक को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो है स्वीकारात्मक या सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। तो व्यक्तित्व में देखिए अब यहाँ पे 2 प्रकार का व्यक्तित्व आया ना कि एक स्वीकारात्मक है जो अच्छा है और दूसरा नकारात्मक है जिसमें आपका व्यक्तित्व वहां भी है पर कैसा है, तो वहां निषेधात्मक व्यक्तित्व आपका दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा हंसमुख होगा, सामाजिक होगा, उसे हम ज्यादा पसंद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। स्वभाव की दृष्टि से भी जो व्यक्ति जितना सरल हो, सहयोगी हो, निर्दोष हो, निष्पक्ष हो, हंसमुख हो, निष्कपट हो, उस व्यक्ति को ज्यादा पसंद किया जाता है। और अभिवृत्तियों की दृष्टि से जो व्यक्ति त्याग में विश्वास करता है कि हाँ मैं कोई काम अगर कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ अगर कोई करना चाहता है तो ठीक है, मैं अपना काम थोड़ा उसके साथ बांट लेता हूँ। मतलब यहाँ क्या किया उसने, त्याग प्रस्तुत किया कि हाँ दूसरों को भी हम हमारे काम में सम्मिलित कर सकते हैं। तो त्याग में विश्वास करना और वह उतना ही दूसरों के हृदय में फिर घर कर जाता है, क्योंकि जहाँ जो काम केवल वह एक व्यक्ति कर सकता था वहां उसने दूसरों को मौका देने के लिए अपना स्थान किसी के साथ बांटा। मतलब क्या किया, उस दूसरे व्यक्ति के हृदय में उसने घर कर लिया। तो ऐसे संवेगात्मक विशेषक में आपने यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया
बताया कि यहाँ हम सकारात्मक दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं। उसी तरह जब अब नकारात्मक दृष्टिकोण है तो जब भावना ग्रंथियों की दृष्टि से न तो हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसमें अहम भाव है या अहंकार बहुत है, और न ही उस व्यक्ति के हीनता भाव के द्वारा खुद को कमजोर महसूस करना पसंद करते हैं। मतलब सकारात्मकता के 3 पॉइंट देखने के बाद अब नकारात्मकता के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो नकारात्मक या निषेधात्मक संवेग से भरा हुआ व्यक्तित्व है, उसके जो अहम भाव की जो लपटे हैं उसमें दूसरे लोग जलना पसंद नहीं करते और इसीलिए यह व्यक्तित्व नकारात्मक माना जाता है। तो ये था संवेगात्मक विशेषक। अब इसके बाद जो है वो है नैतिक विशेषक। अब ये नैतिक विशेषक क्या होते हैं? तो नैतिकता के अंतर्भाव में वे सभी गुण आते हैं जो स्वार्थ को छोड़ के परहित की दृष्टि से कारणीय हो या परहित की दृष्टि रख के किए गए हो। इसमें सच बोलना, हिंसा न करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, व्यभिचार को बुरा समझना, दूसरों पर दया करना आदि सभी गुणों का अंतर्भाव होता है। मतलब नैतिकता क्या है? तो एक बुरे भाव से खुद को दूर रखना, अच्छाई के पथ पर चलना, इसका अंतर्भाव जो जिस व्यक्ति में होता है, इन स्वभावों का दया जिसमें है, क्षमा जिसमें है, शील जिसके पास है, उस व्यक्ति के पास नैतिक विशेषक है और उसका व्यक्तित्व नैतिक विशेषक के आधार पर आगे आया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंतिम हमारा विशेषक है अन्य विशेषक। तो प्रिय छात्रों, जो हमने पहले 5 अलग-अलग विशेषक के प्रकार देखे, इन विशेषक के प्रकारों में लगभग सभी बातों को लेने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कोई एक आधा विशेषक ऐसा बच जाता होगा तो उसका अंतर्भाव अन्य विशेषक में होता है। मतलब अन्य विशेषक में हम हमारी विशेष रुचियों का अंतर्भाव कर सकते हैं, विशिष्ट प्रवृत्तियां अगर किसी के पास होती होगी तो उसका अंतर्भाव कर सकते हैं, और ऐसा सब जो हमारे उपरोक्त 5 घटकों में नहीं आता, उसके अलावा जो विशेषक है वो अन्य विशेषक माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने हमारे कौशल विकास इस सब्जेक्ट को शुरुआत करके व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों का अध्ययन करने के लिए शुरुआत की है, जिसमें व्यक्तित्व की अवधारणाएं, विभिन्न परिभाषाएं तथा व्यक्तित्व के विशेषकों का अध्ययन हमारे द्वारा किया गया है। जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है ऐसे ही स्मॉल मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स आप बुक पे लिखते चलिए। मतलब जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तब आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, ऐसी आपकी दयनीय परिस्थिति उस समय नहीं होगी। इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। जितना लिखा है इतना भी अगर लिखोगे तो अंत समय में तुम्हारे काम आएगा। अंत समय माने परीक्षा का समय। धन्यवाद।